राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लास हम मॉडर्न हिस्ट्री की कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 1915 से लेकर 1925 तक जो जो डेट इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। इसके बाद जो कल वाली क्लास होगी हम 1925 से लेकर 1947 तक उस क्लास में कवर करेंगे। तो कल आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में जो डेट है 1498 से लेकर 1947 तक हम एक एक डेट पूरी तरह से देख लेंगे, और उसके बाद जो हमारे कुछ आंदोलन है उन्हें हम पढ़ेंगे और फिर वायसराय हम कवर करेंगे। तो 3 से 4 दिन में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और मॉडर्न का जो डर आपके अंदर था वो आपका खत्म हो जाएगा। आरपीएफ का सभी लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा, डाल दो फॉर्म, जल्दी से जल्दी डालोगे तो साइट अच्छी चलती है। शुरुआत में देखते हैं आप आगे। 9 जनवरी 1915, इस दिन क्या हुआ? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। कब? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बहुत पूछा जाता है दिवस वाली क्लास में, एक जब दिवस से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे? तो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड जो क्वेश्चन गांधी जी से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में वो हम देखेंगे। कितने दिन रहे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में? 21 साल। 21 साल रहे गांधी जी। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया? एक समाचार पत्र चलाया जो कि बहुत पूछा जाता है। समाचार पत्र जिसका नाम था क्या? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम का गांधी जी ने समाचार पत्र चलाया। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक आश्रम भी बनाया था जिसका नाम था क्या? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम, ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था, फिनिक्स आश्रम। ठीक, ये क्वेश्चन जो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित गांधी जी से किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैंने आपको बताए। अब गांधी जी जब भारत में आ गए तो गांधी जी ने भारत में आके सबसे पहले मेन काम क्या किया? सबसे पहले जो सत्याग्रह का यूज किया गांधी जी ने, सत्याग्रह। सत्याग्रह का सबसे पहले यूज, सबसे पहले प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका में पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कौन से देश में चलाया? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था सत्याग्रह, जिसका मतलब होता है सत्य का आग्रह। ठीक है। अब भारत में आने के बाद गांधी जी ने कुछ किताबें लिखी जो कि बहुत फेमस है। गांधी जी की कुछ किताबें हैं जो कि डायरेक्ट एग्जामों में आती हैं। गांधी जी की किताबें, गांधी जी ने जो किताब लिखी दो थी, कौन कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या इंग्लिश में लिखा है आपके पेपर में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऐसे भी लिखा सकता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऐसे भी लिखा सकता है। तीनों में से किसी तरीके से लिखा सकता है। गांधी जी की जो मेन किताब थी ये यूपी पुलिस में मेरी ही शिफ्ट में आई थी 2019 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इसका इंग्लिश में नाम है, या ऐसे लिखा जा सकता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दूसरी किताब जो गांधी जी की थी वो थी हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज ये सीजीएल में पूछी गई थी। हिंद स्वराज ये गांधी जी की दूसरी किताब थी। गांधी जी ने 2 समाचार पत्र भी चलाए थे भारत में जिनका नाम था क्या? नवजीवन और यंग इंडिया। ये गांधी जी ने 2 समाचार पत्र चलाए थे भारत में, नवजीवन और यंग इंडिया। ठीक है। एक समाचार पत्र है कौन सा? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया
ये किसके हैं? ये हैं एनी बेसेंट के। ये एनी बेसेंट ने चलाए थे। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यंग इंडिया आए तो महात्मा गांधी, अगर वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पूछे तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने चलाए थे भारत में, और नवजीवन और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने चलाए थे। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की किताबें और समाचार पत्र जो इन्होंने भारत में चलाए वो हो गए। गांधी जी भारत में आके रहे कहां? गांधी जी जब भारत आए तो भारत में आके गांधी जी कहां रहे? अहमदाबाद। अहमदाबाद में गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया, कहां? साबरमती आश्रम। पेपर में पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम कहां है गुजरात में, तो अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। ठीक है, गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी जो कि अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी, और वो हर किसी से होती नहीं है। शायद आप लोगों ने आज से पहले ना पढ़ी हो कहीं भी किसी बुक में। मैं आज बता रहा हूं आपको, दिल्ली पुलिस के पेपर में इसी बार आई है ये। गांधी जी को एक उपाधि दी गई, मंगल बाबा। मंगल बाबा की उपाधि। पेपर में क्वेश्चन आया कि मंगल बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो मंगल बाबा की उपाधि गांधी जी को दी थी एक संस्था थी, कौन सी? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी जिसने, इस संस्था ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? खुदाई खिदमतगार संस्था ने गांधी जी को उपाधि दी थी मंगल बाबा की। इसका दूसरा नाम था लाल कुर्ती। अब आपको शायद पता लगा हो, लाल कुर्ती किसने बनाई थी? ये संस्था ये बनाई थी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने बनाई थी संस्था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इनका दूसरा नाम जो इन्हें कहते थे वो था सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। और ये आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछा इसी बार कि खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या था? सीमांत गांधी इन्हें कहते थे। ये यूपी पुलिस में अभी पूछा, और ये दिल्ली पुलिस में पूछा था कि गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि किसने दी थी? तो खुदाई खिदमतगार संस्था थी जिसका दूसरा नाम लाल कुर्ती था, जो किसने बनाई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इन्होंने बनाई थी। पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, वहां ये संस्था काम करती थी अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है याद करने के लिए। हो सकता है कि पेपर में इस बार पूछ ले कि मंगल बाबा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को, क्योंकि इस बार पेपर का जो लेवल है वो काफी अच्छा आएगा, ये आपको पता ही है, क्योंकि री एग्जाम जब भी होता है लेवल खूब बढ़िया वाला आता है फिर एग्जाम का। ठीक है, अब गांधी जी को दो चीजें और बोली। राष्ट्रपिता बोला क्या गांधी जी को? राष्ट्रपिता हम बोलते हैं। किसने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। और महात्मा किसने कहा? महात्मा कहा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था क्या? महात्मा गांधी जी को। गांधी जी को महात्मा किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये लेखपाल में पूछा गया था अभी कि राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा था। ठीक है, अब गांधी जी इंडिया में आ गए, इतनी उपाधि मिल गई, किताबें लिख दी गांधी जी ने। अब गांधी जी ने भारत में आके पहला आंदोलन कौन सा किया, वहां से अब हम शुरू करेंगे। गांधी जी का भारत में जो पहला आंदोलन था वो था कौन सा? गांधी जी के आंदोलन। गांधी जी ने भारत में 1915 में गांधी जी आए। आने के बाद गांधी जी ने भारत में जो पहला आंदोलन किया, कौन सा किया? सबसे पहले तो आप ये देखो कि गांधी जी भारत में जब आए तो सबसे पहली बार जनता के सामने वो कहां आए थे? वो आए थे बीएचयू। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी जनता से पहली बार मिले। पहली बार मिले जब गांधी जी 1915 में वापस आए थे, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। तो पहली बार जनता के सामने वो कहां पेश हुए थे? वो हुए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसे बीएचयू बोलते हैं।
यहां पहली बार गांधी जी जनता से मिले, और ये यूपीएससी ईपीएफओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी पहली बार जनता के सामने कहां आए थे, तो वो आए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, अब ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने करी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने स्थापना करी थी किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में। और इनके साथ कौन थी दूसरी महिला जिन्होंने इनका सहयोग किया था? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने सहयोग किया था मदन मोहन मालवीय जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में। और ये आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया है इसी बार कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहयोग किसका रहा मदन मोहन मालवीय जी के साथ? एनी बेसेंट जो थी, इनका सहयोग था। ठीक है, कब हुई स्थापना? 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई, और गांधी जी पहली बार जनता से बीएचयू में ही मिले थे। ठीक है, अब गांधी जी ने 1916 के बाद 1917 में गांधी जी ने जो हमारे यहाँ पहला आंदोलन किया, गांधी जी का पहला आंदोलन था कौन सा? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था भारत में? चंपारण आंदोलन 1917 में। कहां है चंपारण? बिहार में है, सभी को पता है। क्या था चंपारण आंदोलन? चंपारण आंदोलन में क्या था कि जो अंग्रेज थे, वो वहां के लोगों से कहते थे कि उन्हें अपनी खेती का 3/20 हिस्सा, खेती का 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए रखना पड़ेगा। नील की खेती के लिए रखना पड़ेगा, मतलब 3/20 हिस्से को रिजर्व रखना है नील की खेती के लिए। ये अंग्रेज कहते थे वहां के लोगों से। ये बात बताई गई महात्मा गांधी को आके, तो उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया 1917 में। जो ये 3/20 हिस्सा नील की खेती का रखा जाता था, इस प्रथा को कहते थे क्या? तिनकथिया प्रथा। तिनकथिया प्रथा। तिनकथिया प्रथा इसको नाम दिया गया था कि 3/20 हिस्सा जमीन के लिए नील की खेती के लिए रिजर्व रखना है। ये प्रथा कौन सी थी? तिनकथिया प्रथा। आंदोलन हुआ, और गांधी जी आंदोलन में यहां चंपारण में अंग्रेजों से जीत गए, और ये जो 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए रिजर्व रखना पड़ता था, इस चीज के लिए फिर मना हो गई। गांधी जी को चंपारण लेके कौन गया था? लेके गए थे गांधी जी को चंपारण कौन? जेबी कृपलानी और रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, जेबी कृपलानी और रामचंद्र शुक्ल गांधी जी को चंपारण लेके गए थे। ठीक है, तो यही चंपारण आंदोलन था। 1917 में ये हुआ। 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए रिजर्व रखना पड़ता था। इस प्रथा को तिनकथिया प्रथा बोला जाता था। इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन के लिए बुलाया किसने था गांधी जी को चंपारण में? जेबी कृपलानी और रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, इन्होंने बुलाया था। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। और आंदोलन में गांधी जी वहां सफल हो गए। इसके बाद गांधी जी ने भारत में कौन सा आंदोलन किया? इसके बाद गांधी जी ने भारत में आंदोलन किया अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन कब हुआ? ये आंदोलन 1900 फरवरी 1918 में। दूसरा आंदोलन था गांधी जी का भारत में। ये सीक्वेंस पूछा जाता है गांधी जी के आंदोलनों का, तो याद रखना है। दूसरा आंदोलन अहमदाबाद मील आंदोलन 1918 में। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो मील में लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कहा मील मालिकों से कि हमें 50% बोनस चाहिए, लेकिन मील मालिकों ने मना कर दिया इस चीज के लिए। वो गांधी जी के पास गए, और गांधी जी ने यहाँ पहली बार भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल या आमरण अनशन। पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भूख हड़ताल या आमरण अनशन लिया था पहली बार? तो वो था कौन सा? अहमदाबाद मील आंदोलन। और इसके बाद गांधी जी मजदूरों को बोनस दिलाने में सफल रहे, और 35% बोनस दिया गया। 35% बोनस दिया गया मजदूरों को। कितना परसेंट बोनस दिया गया? 35%। ये एसएससी ने पूछा है। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है आरपीएफ एसआई वगैरह में पूछा जाए। आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद मील आंदोलन में
मजदूरों को कितना परसेंट बोनस दिलाया था? 35%। मजदूर 50% की मांग कर रहे थे, लेकिन दिलाया कितना गया? 35%। और पहली बार भूख हड़ताल का यूज गांधी जी ने कहीं किया आंदोलन में, तो वो किया था अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन में यही 2 पॉइंट याद रखने थे। इसके बाद जो गांधी जी ने भारत में तीसरा आंदोलन किया वो था कौन सा? खेड़ा आंदोलन, या ऐसा बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के आंदोलनों को बोलते थे सत्याग्रह, सत्या क्या? आग्रह। कब हुआ ये भी 1918 में ही हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। क्या था खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा में जो किसान थे उनकी जमीन खराब हो गई थी, जो फसल उन्होंने बोई थी, लेकिन अंग्रेज फिर भी टैक्स की मांग कर रहे थे उनसे। उन्होंने गांधी जी को अपनी समस्या बताई और गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया और गांधी जी ने किसानों से टैक्स देने के लिए मना कर दिया। गांधी जी ने टैक्स देने के लिए किसानों से मना कर दिया। कौन से आंदोलन में? खेड़ा आंदोलन में। और किसानों ने अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया। अंग्रेज इस बात को मान गए कि ठीक है, तुम्हारी फसल खराब होगी है, तुम लोग हमें टैक्स मत दो। लेकिन सीपीयू में जो क्वेश्चन यहां से बना इस आंदोलन से, ये बना कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे। जैसे जेवी कृपलानी और रामचंद्र शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुला के ले गए थे, ऐसे ही खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जो दूसरे व्यक्ति थे, जो सीपीयू में ऑप्शन में था, वो कौन थे? वो थे इंदु लाल याग्निक। इंदु लाल याग्निक गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह में सम्मिलित थे। जब खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था तो कौन उनके साथ थे? इंदुलाल याग्निक भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी इनके साथ इसमें थे खेड़ा सत्याग्रह में। ऑप्शन में इंदुलाल याग्निक ही थे वहां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन थे, तो वो थे इंदुलाल याग्निक। ठीक, गांधी जी ने भारत में आते ही 3 आंदोलन कर दिए, चंपारण कर दिया, अहमदाबाद मिल आंदोलन कर दिया और खेड़ा सत्याग्रह कर दिया। 1918 के बाद अब हम आएंगे कहां? 1919 पे। 1919 में जो सबसे मेन काम हुआ वो हुआ कौन सा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया भारत में। कौन सा? रॉलेट एक्ट। क्या था ये एक्ट? जब रॉलेट एक्ट भारत आया तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब भारत आया तो भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था रॉलेट एक्ट के टाइम पे। क्या था ये रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट था कि अंग्रेज किसी को भी बिना बताए जेल में बंद कर सकते हैं। इसे बोलते थे काला कानून। और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट में सजा कितनी थी? तो 2 साल। 2 साल की सजा थी इसमें। अगर अंग्रेजों ने शक के आधार पर किसी को बंद कर दिया तो 2 साल तक वो उसे जेल में रख सकते थे। रॉलेट एक्ट के आधार पर इसे काला कानून का नाम दिया गया और वायसराय था उस टाइम लॉर्ड मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, 2 साल की इसमें सजा थी। एसएससी ने पूछा है, आरपीएफ में पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कहा कि हम इसके विरोध में एक पूरे भारत में आंदोलन चलाएंगे और उसके लिए गांधी जी ने एक डेट दी। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे भारत में जनसभा करने के लिए कौन सी डेट को कहा था? तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में मार्च निकाला। गांधी जी ने कहा कि 6 अप्रैल 1919 को हम रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में मार्च निकालेंगे। कब? रॉलेट एक्ट के विरोध में मार्च कब लिखा है? यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब
13 अप्रैल 1919 की डेट सभी को पता होगी। 13 अप्रैल 1919। इस दिन क्या हुआ? इस दिन क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और ये है कहां? अमृतसर, पंजाब में। जलियांवाला बाग कहां है? अमृतसर में है, पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? पंजाब के दो नेता थे, कौन? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल ये पंजाब के दो नेता थे। अंग्रेजों ने इन्हें बंद कर लिया। इनकी रिहाई के लिए लोगों ने, जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए लोग, और अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलवा दी। गोली जो चलवाई थी वो उपराज्यपाल जब था वहां का माइकल डायर था। अंग्रेजों के ऊपर गोलियां चल गई और अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी और वहां बहुत सारे लोग मारे गए, जिसका नाम दिया गया कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। डायरेक्ट डेट पूछी जाती है पेपर में। ऑप्शन में दोनों डेटें होंगी, 6 अप्रैल 1919 भी होगी, 13 अप्रैल 1919 भी होगी। तभी मैंने दोनों डेटें बताई हैं। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में मार्च निकालने की बात कही थी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, और उन पर गोली चलवा दी गई और बहुत से लोग मारे गए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। अब बहुत लोग थे जिन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधियां त्याग दी। वो कौन कौन थे? वो थे, गांधी जी ने अपनी उपाधि इसके विरोध में त्याग दी। उपाधि जो त्यागी थी वो त्यागी थी किसकी? केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाले बाग के विरोध में। शंकरन नायर ये एक व्यक्ति थे और इन्होंने क्या त्याग दिया? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। किसने? शंकरन नायर जो थे, इन्होंने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है। 1919 में हमने पूरा देख लिया। 1919 के बाद अब हम आएंगे, एक आंदोलन हुआ, कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ये आंदोलन 1919 से शुरू हुआ और 1922 तक ये आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन क्या था? ये खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया? शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली। डायरेक्ट पेपर में पूछा भी जाता है, आप पेपर सेट लगा रहे होंगे RW एग्जामपुर पे, तो वहां ये पूछा भी गया है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? मोहम्मद अली और शौकत अली जो दो भाई थे, इन्होंने ये शुरू किया। एनटीपीसी के प्री में क्वेश्चन पूछा क्या? एनटीपीसी के प्री में क्वेश्चन पूछा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? ऑप्शन थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। दूसरा ऑप्शन था, जो इसका आंसर है वो ये है, मुस्लिम लोग जो थे वो एक तुर्की साम्राज्य के जो उनके धार्मिक गुरु थे, उन्हें वो बोलते थे खलीफा। खलीफा ये मुस्लिमों के धार्मिक गुरु थे।
मुस्लिमों के धार्मिक गुरु कौन थे? तुर्की के खलीफा। अब खलीफा की शक्ति कम कर दी किसने? शक्ति कम कर दी किसने? अंग्रेजों ने। मुस्लिमों के जो धार्मिक गुरु थे खलीफा तुर्की साम्राज्य के, उनकी शक्तियां कम कर दी किसने? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने उनकी शक्तियां कम कर दी, इसलिए मुस्लिमों ने इस चीज का विरोध किया और कौन सा आंदोलन चला दिया? खिलाफत आंदोलन। और एनटीपीसी के प्री में यही क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन किस चीज के लिए चलाया गया था? तो मुस्लिमों के जो खलीफा थे उनकी शक्तियां कम कर दी थी अंग्रेजों ने, इसलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और किसने चलाया भारत में? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। ठीक। खिलाफत आंदोलन के साथ ही एक आंदोलन भारत में और चला जिसका नाम था कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 सितंबर 1920 को ये शुरू हुआ और 22 तक ये चला। खिलाफत के साथ साथ ही एक आंदोलन चला जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। किसने चलाया? गांधी जी ने। गांधी जी ने चलाया। गांधी जी का भारत में ये पहला आंदोलन था जो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर किया था। कौन सा? गांधी जी का भारत में बड़े पैमाने का आंदोलन, बड़े पैमाने का पहला आंदोलन। पेपरों में डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि गांधी जी का भारत में पहला कौन सा आंदोलन था जो पूरे भारत में उन्होंने चलाया? वो था असहयोग आंदोलन। ये डायरेक्ट पेपरों में पूछा भी जाता है, ऑप्शन दे देंगे, वो 3-4 आंदोलनों के नाम होंगे। तो पहला कौन सा था जो पूरे भारत में, भारत के हर हिस्से में आंदोलन चला? वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है। आंदोलन गांधी जी ने चंपारण में भी किया, खेड़ा में भी किया, लेकिन वो एक सीमित जगह के आंदोलन थे। ये पूरे भारत में चलने वाला आंदोलन था गांधी जी का, इसलिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन माना जाता है एक बड़े पैमाने पर। ठीक। अब असहयोग आंदोलन में था क्या? असहयोग आंदोलन में यह था कि भारत का कोई भी लोग अंग्रेजों के ना तो कपड़े पहने, ना उनके स्कूलों में जाए, ना उनकी वकालत करे, मतलब उनका किसी भी तरीके से हमें सहयोग नहीं करना है। ये चीज थी असहयोग आंदोलन। ठीक है। इसमें जो कांग्रेस थी, कांग्रेस असहयोग आंदोलन जब चला तो बहुत सी चीजें भारत में हुई। जो पहली चीज हुई वो ये हुई, एक आदमी थे, कौन से? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। और ये तुमने पेपर सेटों में बहुत लगाया होगा क्वेश्चन कि स्वामी श्रद्धानंद जो थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर कहां से भाषण दिया था? दिल्ली की जामा मस्जिद से। हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस आंदोलन में इसलिए करी गई क्योंकि असहयोग और खिलाफत को आपस में मिला दिया गया था और ये दोनों आंदोलन एक साथ चले थे और गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक। जब असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का मिला दिया गया तो इसका विरोध किया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। असहयोग आंदोलन का विरोध किया। पूछा जाता है कि किसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। क्यों? क्योंकि जिन्ना जो थे ये नहीं चाहते थे कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ चलाए जाए। ठीक है। अब जो ये असहयोग आंदोलन चला ये खत्म कैसे हुआ? असहयोग आंदोलन चला और 4 फरवरी 1922 को ये आंदोलन खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। कब?
4 फरवरी 1922 को। और ये आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछा भी गया था कि कौन सा आंदोलन 4 फरवरी 1922 की घटना के बाद खत्म हो गया, तो वो था असहयोग आंदोलन। क्यों खत्म हुआ? 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई, कौन सी? चोरी चोरा की घटना। चोरी चोरा की घटना कहाँ है? चोरी चोरा जगह गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी। और गोरखपुर में ही है क्या? अशफाक उल्लाह खां पक्षी अभयारण्य, वो भी गोरखपुर में ही है। और गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये आप लोग मुझे बताओगे। 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई, चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में। इसमें क्या हुआ कि भीड़ ने कुछ अंग्रेज सैनिकों को बंद करके उसमें आग लगा दी और वो सैनिक मारे गए। इसीलिए गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी का, वो गांधी जी ने खत्म कर दिया। और ये यूपी पुलिस में आपके में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हमने पढ़ लिया। असहयोग आंदोलन में दिल्ली की जामा मस्जिद से किसने भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। ये बहुत पेपर सेटों में मैंने क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, अब एक आंदोलन हुआ 1921 में, कौन सा? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किसने चलाया था? ये चला केरल में, केरल में या मालाबार तट पर। मालाबार तट पर, केरल भाई हमारे पश्चिमी तट पे जिसका नाम मालाबार तट है। तो मोपला विद्रोह कहां हुआ? केरल में या मालाबार तट पर। और किसने किया? मुस्लिम कृषकों ने, मुस्लिम किसानों ने यह आंदोलन किया था। और ये पेपर सेटों में क्या, पेपरों में भी बहुत आता है। हो सकता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में इस बार आ जाए कि मोपला विद्रोह किसने चलाया था, वो कहां चला था? तो केरल में ये चलाया था मालाबार तट पर। किसने चलाया था? मुस्लिम किसानों ने ये चलाया था मोपला विद्रोह। ठीक है, 1922 के बाद जो हम अगली डेट देखेंगे वो हमारी होगी क्या? 1923। क्या हुआ 1923 में? 1923 में हुआ स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना, स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। किस किसने स्थापना करी? कौन कौन लोग थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ये अध्यक्ष थे स्वराज्य पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू ये स्वराज्य पार्टी के सचिव थे। अध्यक्ष थे कौन? सीआर दास, और मोतीलाल नेहरू थे सचिव किसके? स्वराज्य पार्टी के। और पेपरों में ये पूछा भी जाता है कि स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास, चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के सचिव थे। ठीक है, अब स्वराज्य पार्टी के बाद 1924 में, 1924 में एक संस्था बनी एचआरए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक संस्था बनी एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। 1924 में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना कहां हुई? कानपुर में। और किसने करी? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल जो थे, इन्होंने स्थापना करी किसकी? एचआरए की। कहां? कानपुर में 1924 में। ठीक, इसी एचआरए ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने एक घटना को अंजाम दिया जिसका नाम था काकोरी कांड। काकोरी कांड, काकोरी कांड हुआ 1925 में, जो कि एचआरए ने ही किया। काकोरी एक जगह है लखनऊ में, और यहां एक ट्रेन को लूट लिया 4 लोगों ने, जिनका नाम था क्या? रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद
बिस्मिल। काकोरी नाम की एक जगह थी जहां एक ट्रेन को लूट लिया 1925 में। इस HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने, उसे बोला गया काकोरी कांड। अब काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दे दी गई। वो 4 लोग कौन थे? रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जो थे, इन्होंने एक नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? रामप्रसाद बिस्मिल ने। अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई, पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई, फांसी दी गई, वो थे कौन? अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 व्यक्ति थे जिन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। और ये यूपी पुलिस के पेपर में शायद आया है 2019 वाले में, या फिर ये पैट में आया है, किसी एक एग्जाम में ये है, यूपी पुलिस के में ही है 2019 वाले में, कि काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी। तो रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल, ये 4 नाम है। इन चारों में से जो ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1925 काकोरी कांड तक हमने देख लिया। अब एक डेट हमें बहुत अच्छे से देखनी है 1916 की, जिसपे आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में। कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? कांग्रेस की जो बैठक हुई 1916 में, कांग्रेस की बैठक हुई कहां? लखनऊ में। 1916 में कांग्रेस की बैठक लखनऊ में हुई, इसीलिए इसे बोला जाता है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में कांग्रेस की बैठक हुई लखनऊ में। क्या क्या हुआ इस बैठक में? बहुत से समझौते हुए। कांग्रेस के जो दल थे, नरम दल और गरम दल, वो एक हो गए। कांग्रेस का विभाजन समाप्त हो गया। जो 1907 में कांग्रेस 2 दलों में बटी थी, वो दोनों दल यहां अब एक हो गए। कहां? लखनऊ समझौते में 1916 में कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो समाप्त हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये भी दोनों एक साथ मिल गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी दोनों एक साथ मिल गए। कब? लखनऊ समझौते में। और जो ये मुस्लिम लीग थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। किसने करी थी स्थापना? आगा खां। कहां? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने करी थी 1906 में। ढाका, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग। कांग्रेस की जो बैठक हुई 1916 में लखनऊ में, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी ने एनडीए में क्वेश्चन पूछा है। इसके अध्यक्ष थे 1916 में कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1916 वाली बैठक के। इसमें कांग्रेस का विभाजन समाप्त हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें एक हो गए फिर से। और ये काम किसने किया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने का और विभाजन समाप्त कराने का ये काम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनके प्रयासों से ही ये दोनों काम हुए। और इन्होंने यहां कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाली बात इन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते में ही बोली थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। 1916 में एक आंदोलन चला, होम रूल आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया?
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर चलाया था कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। ठीक है, 1915 से 1925 तक हमने आज कवर कर लिया। जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में बन सकते थे मैंने पूरे करा दिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैथ का, आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई ने एक साथ 15 दिनों तक काम करना शुरू किया। एक्स और वाई ने एक साथ काम किया 15 दिनों तक। उसके बाद जेड उनके साथ सम्मिलित हो गया और बचे हुए कार्य को उन्होंने 22 दिन में खत्म कर दिया। अब बताओ कि एक्स उस कार्य का 1/12 हिस्सा कितने दिन में खत्म कर देगा? दोबारा एक बार बोल रहा हूं, फिर सुनो। एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई ने एक साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने 15 दिन तक काम किया। उसके बाद जेड उनके साथ सम्मिलित हो गया और बचे हुए काम को एक्स, वाई और जेड तीनों ने मिलकर 22 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ एक्स उस काम का 1/12 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताना। देखो कि मैथ कितना ठीक है आप लोगों का। वर्क एंड टाइम, इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई भी कॉपी पेन पे नहीं करेगा, अपने माइंड में करना। क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद माइंड से हल करना है। मैं अभी ड्यूटी पे था, जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया व्हाट्सएप पे, तो मैंने वो वहां ही कर दिया था, ड्यूटी पे ही खड़े खड़े, ना कोई कॉपी ना कोई पेन का यूज हुआ। तो आप लोग भी यही कोशिश करें। कौन इसे बिना कॉपी पेन करेगा वो कमेंट में बताए और इसका आंसर दें। जय हिंद, जय भारत।